Welcome students to my YouTube channel Dr. Prerna Pharma. Now after completion of metabolism and distribution, now we are going to study about the excretion part of the drug. So in excretion it is divided into two parts. One is excretion per se and the other is elimination. सो इसमें हम दो चीज़ें पढ़ेंगे. एक तो एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ेंगे जो कि किडनी और लिवर, बाइल, फीसेस, सलाइवा, स्वेट, मिल्क इनके थ्रू हो रहा है. और दूसरा जो हम पढ़ेंगे वो है एलिमिनेशन काइनेटिक्स. तो एलिमिनेशन काइनेटिक्स में बहुत कॉन्सेप्ट्स होते हैं. हाफ लाइफ के बारे में होता है, ज़ीरो ऑर्डर काइनेटिक्स, फर्स्ट ऑर्डर काइनेटिक्स, इन सब के बारे में हम पढ़ेंगे. दैट इज़ गोइंग टू बी वेरी इंटरेस्टिंग. So before now I start with the excretion. अब excretion क्यों हो रहा है? क्योंकि it is the process by which the drug is irreversibly eliminated from the body. मतलब ये एक ऐसा प्रोसेस है जिससे irreversibly ड्रग जो है हमारे सिस्टम से बॉडी से निकल के और बाहर चली जाती है फ्रॉम इंटरनल टू एक्सटर्नल एनवायरनमेंट. नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज इससे उस ड्रग का बॉडी में जो स्टे होता है वो ख़त्म होता है, उस ड्रग का कॉन्सेंट्रेशन ज़ीरो होता है. नाउ एक्सक्रीशन ऑफ द ड्रग्स में हम रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन बहुत सारे होते हैं. लाइक किडनी इज़ द मेन ऑर्गन थ्रू विच एक्सक्रीशन हैपन्स इन यूरिन. इसके अलावा फीसस है, सलाइवा है, स्वेट है, मिल्क है, मिल्क सेक्रेशन जो लैक्टेटिंग मदर्स में होता है. दी अपना लंग्स के थ्रू होता है, दैट इज़ एल्वियोलर रूट. सो ये बहुत सारे और भी रूट्स होते हैं जिनसे थोड़ा थोड़ा एक्सक्रीशन होता रहता है. तो उनके बारे में भी हम पढ़ेंगे. नाउ किडनी से जो एक्सक्रीशन हो रहा है उसके तीन पार्ट्स इम्पॉर्टेंट हैं. फर्स्ट इज ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, second is tubular reabsorption and third is tubular secretion. Now glomerulus का स्ट्रक्चर मैं आपको एक बार को रिवाइज करवा देती हूँ कि उसके अंदर एक बोमेंस कैप्सूल होता है. बोमेंस कैप्सूल के आगे फिर एक प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल होती है. देन देर इज़ अ लूप ऑफ हेनले एंड देन आफ्टर लूप ऑफ हेनले देर इज़ अ डिस्टल ट्यूब्यूल which is followed by a collecting duct, right? Now this whole Bowman's capsule is also surrounded by capillaries, by arteries. So we have an afferent arteriole which brings the blood of the body to the kidney. So this afferent arteriole comes to the glomerulus and वहाँ पे then it breaks down into small capillaries and they all together then make again combine and make an efferent arteriole and ये efferent arteriole फिर बाकी की ब्लड को बाकी के हमारे बॉडी में ले जाता है. तो समझ गए, देर इज़ अफरेंट आर्टेरियोल जो कि बोमेंस कैप्सूल में जा रहा है, ग्लोमेरुलस के अंदर जा रहा है, फिर वहाँ पे वो अपना कैपिलरीज बना रहा है और फिर वो वापस कंबाइन होके एक इफरेंट आर्टेरियोल बना के बाहर जा रहा है. अगेन इट इज़ गोइंग बैक टू द बॉडी. तो ये जो ब्लड आ रहा है ना अफरेंट आर्टेरियोल से, ये है ब्लड फ्लो जो कि किडनी के पास आ रहा है छनने के लिए, है ना. ब्लड पूरी बॉडी से आया, वहाँ पे उस ग्लोमेरुलस में वो फिल्टर होगा. फिल्टर होके जो पूरा फिल्टर होना था वो फिल्टर हो जाएगा और बाकी का फिर वापस जो ब्लड है वो बॉडी में चला जाएगा. ठीक है. तो तीन मेजर फिनोमेना यहाँ पे हमने पढ़ने हैं. वो है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन एंड ट्यूबुलर सिक्रेशन. अब जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन है उसके बारे में हम पढ़ते हैं. तो फिल्ट्रेशन जो है ग्लोमेरुलस में हमें पता है कि मोर देन 99% ऑफ द ब्लड गेट्स फिल्टर्ड एंड कम्स इन द प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल. और ये भी हमें पता है कि प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में मोर देन 90% ऑफ द ड्रग इज, मोर देन 90% ऑफ द फिल्ट्रेट इज रीअब्सॉर्ब्ड, है ना. रीअब्सॉर्प्शन पे आने से पहले हम फिल्ट्रेशन की बात करते हैं. अब आप इमेजिन करो कि एक ड्रग है आपकी बॉडी में और वो किडनी में पहुंची है फिल्टर होने के लिए. तो क्या क्या फैक्टर्स हैं जो कि इस फिल्ट्रेशन को वो अफेक्ट करेंगे. फर्स्ट फैक्टर इज द रीनल ब्लड फ्लो. अगर ब्लड फ्लो अच्छा है, फास्ट है, तो फिर फिल्ट्रेशन भी फास्ट होगा. अगर ब्लड फ्लो पुअर है तो फिल्ट्रेशन पुअर होगा. सेकेंड फैक्टर इज
द मॉलिकुलर साइज ऑफ द ड्रग। अगर ड्रग का साइज बहुत बड़ा है तो फिल्ट्रेशन पुअर होगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये फिजिको केमिकल कैरेक्टरिस्टिक है कि इट इज़ अ पोर। अगर उस पोर से बड़ी ड्रग है तो फिर वो फिल्टर नहीं हो पाएगी। द थर्ड पॉइंट दैट इज इम्पॉर्टेंट इज प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग। बाउंड ड्रग फिल्टर नहीं होती है और फ्री ड्रग फिल्टर होती है। तो अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो वो फिल्टर नहीं होगी, वो वहाँ से घूम के वापस बॉडी में आ जाएगी। अगर ड्रग अनबाउंड है, फ्री फॉर्म में है, तो फिर वो फिल्टर होगी। ठीक है, सो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन में ये 3 फैक्टर्स इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब बात आती है ट्यूबुलर रीअब्जॉर्प्शन की। तो जैसे ही यूरिन का जो फिल्ट्रेट है वो प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल में पहुंचा, वहाँ पे हमें पता है कि मोर देन 90% ऑफ द फिल्ट्रेट वो रीअब्जॉर्ब हो जाता है वापस से। वो जो वासा रेक्टा है, पूरा प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल के चारों तरफ जो कैपिलरी स्ट्रक्चर्स हैं, तो वो वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो जाता है। ठीक है, अब रीअब्जॉर्प्शन के क्या क्या फैक्टर्स हैं, मतलब क्या क्या फैक्टर्स हैं जो रीअब्जॉर्प्शन अफेक्ट करते हैं। तो इसमें सबसे बड़ा फैक्टर है लिपिड सॉल्युबिलिटी। अगर ड्रग लिपिड सॉल्युबल है तो फिर वो रीएब्जॉर्ब ज़्यादा होगी। अगर ड्रग वाटर सॉल्युबल है तो वो यूरिन में ही रह जाएगी, वो एब्जॉर्ब नहीं होगी। सेकेंड फैक्टर विच प्लेज अ रोल इन रीअब्जॉर्प्शन इज आयोनाइजेशन। अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड है तो वो रीअब्जॉर्ब होगी। अगर ड्रग अनआयोनाइज्ड है तो वो रीअब्जॉर्ब नहीं होगी। तो आयोनाइज्ड ड्रग जो है यूरिन में आगे बढ़ेगी और अनआयोनाइज्ड ड्रग जो है मेम्ब्रेन क्रॉस करके और रीअब्जॉर्ब हो जाएगी। तो ये जो फंडामेंटल है, ये मैंने आपको एब्जॉर्प्शन के टाइम पे भी बताया था, आयोनाइजेशन की इम्पोर्टेंस, जो हम वेरियस पॉइजनिंग्स में यूज़ करते हैं इस फंडामेंटल को। जैसे वीकली एसिडिक ड्रग है वो बेसिक पीएच में आयोनाइज हो जाएगी। तो कुछ वीकली एसिडिक पॉइजन जैसे फिनोबार्बिटॉन है विच इज़ अ बार्बिचुरेट, और ये सिडेशन करती है, लोग सुसाइड करने के लिए यूज़ करते हैं। दे कम इन द कैजुअलिटी विद इन एमरजेंसी विद एन अनकॉन्शियस पेशेंट, और एक आपके पास हिस्ट्री होती है। तो चूंकि इस ड्रग का वॉल्यूम ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बहुत हाई है और चूंकि इस ड्रग का कोई भी एंटीडोट नहीं है, तो द ओनली वे टू रिमूव दिस फ्रॉम द सिस्टम इज फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस। ये आपको याद रखना है। तो फोर्स्ड अल्कलाइन डायूरेसिस में सोडा बाइका पेशेंट को चढ़ाया जाता है, जिससे कि यूरिन अल्कलाइन होती है। प्रेशर के साथ चूंकि चढ़ाया जा रहा है तो फिर फोर्स्ड डायूरेसिस भी होता है, एंड ज़्यादा से ज़्यादा एक्सक्रीशन, ज़्यादा से ज़्यादा एलिमिनेशन के लिए आता है। ब्लड किडनी की तरफ रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है, यूरिन ज़्यादा बनता है, एंड जो ड्रग है बार्बिचुरेट वो यूरिन में निकल जाती है। सो दिस इज़ वन वे ऑफ ट्रीटिंग दिस पॉइजनिंग। नाउ सम ऑफ यू में आस्क कि अल्कलाइन ड्रग्स होती हैं जो वीकली बेसिक ड्रग्स होती हैं, उनको निकालने के लिए एसिडिफिकेशन क्यों नहीं करते हैं यूरिन का। तो देखो, एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन इज नॉट डन एज इट हैज़ गॉट सीवियर साइड इफ़ेक्ट्स। कभी भी हम एसिडिफिकेशन किसी भी चीज़ का नहीं करते हैं, बिकॉज मेटाबॉलिक एसिडोसिस इज़ नॉट गुड फॉर द बॉडी। तो जो एसिड, अगर आप एसिडिफिकेशन के लिए सोचोगे तो इट विल रिजल्ट इन रैप्डोमाइलोसिस एंड कार्डियक टॉक्सिसिटी। तो एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन इज नॉट डन फॉर द अल्कलाइन ड्रग्स। देन उसके बाद नेक्स्ट अब हमारा जो था वो था ट्यूबुलर सिक्रीशन। ट्यूबुलर सिक्रीशन कहाँ होता है? इट हैपन्स इन द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। जो डिस्टल ट्यूब्यूल होता है वहाँ पे एक फेनोमेना देखा जाता है, दैट इज सिक्रीशन। सिक्रीशन मतलब कि जो फिल्ट्रेट है, फिल्ट्रेट के अंदर जो सामान जा रहा है वो तो जा ही रहा है, लेकिन बाहर से फ्रॉम द आर्टेरियोल्स दैट आर अराउंड दैट प्रॉक्सिमल एंड डिस्टल ट्यूब्यूल्स, वहाँ से ड्रग्स हैं, आयंस हैं, कुछ केमिकल्स हैं, दे गेट सिक्रीटेड इनटू द डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। तो ये सिक्रीशन जो प्रोसेस है, देखो ये बाई डायरेक्शनल होता है। ये जो ट्यूबुलर सिक्रीशन प्रोसेस है ये कैरियर मीडिएटेड प्रोसेस होता है। इसमें ऑर्गेनिक एसिड ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं, ऑर्गेनिक बेस ट्रांसपोर्ट कैरियर्स होते हैं, जो कि एसिडिक ड्रग्स या बेसिक ड्रग्स को ट्रांसपोर्ट कराते हैं। ये सिक्रीशन जो है बाई डायरेक्शनल होता है, मतलब
एंडोजीनियस कंपाउंड्स हो गए, ड्रग्स जो हैं वो सिक्रीट होते हैं, एंड सम सब्सटेंसेस आर ऑल्सो रीअब्जॉर्ब्ड फ्रॉम हियर इनटू द ब्लड. फॉर एग्जांपल यूरिक एसिड जो वहाँ प्रॉक्सिमल ट्यूब्यूल से बच गया, यहाँ तक आ गया, वो यूरिक एसिड जो है यहाँ से रीअब्जॉर्ब हो सकता है और होता है. एट द सेम टाइम एक बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है पेनिसिलिन, जो कि इस जगह पे सिक्रीट होती है और सिक्रीट होके एक्सक्रीट होती है. तो यहाँ पे ना एक ड्रग है जिसका नाम है प्रोबेनिसिड. तो ये ड्रग का यहाँ पे फंडामेंटल है कि ये प्रोबेनिसिड एक्चुअली यूरिक एसिड को एब्जॉर्ब होने से रोकती है. ठीक है, क्यों? यूरिक एसिड जैसे जिन पेशेंट्स में गाउट होता है और उन पेशेंट्स में यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो हम चाहते हैं कि यूरिक एसिड निकल जाए, एक्सक्रीट हो जाए. अब वो वहाँ से रीअब्जॉर्ब हो रहा है तो हमें नहीं चाहिए कि वो रीअब्जॉर्ब हो, तो हमने एक दवाई बनाई प्रोबेनिसिड, एंड ये प्रोबेनिसिड जो है उस यूरिक एसिड को रीअब्जॉर्ब होने से रोकती है. तो ये दवाई हमें गाउट के मरीजों में हेल्प करती है. ठीक है, तो यूरिक एसिड का एब्जॉर्प्शन रोकेगी और उसको एक्सक्रीट करा देगी. एट द सेम टाइम प्रोबेनिसिड ऑल्सो ब्लॉक्स द सिक्रीशन ऑफ पेनिसिलिन इनटू द यूरिन. मतलब कि दोनों काम कर रही है, यूरिक एसिड को रीअब्जॉर्ब होने से रोक रही है और पेनिसिलिन को सिक्रीट होने से रोक रही है. तो ये भी हमारे लिए फ़ायदेमंद है, क्योंकि पेनिसिलिन को हम नहीं चाहते कि वो सिक्रीट हो. अगर वो सिक्रीट होगी तो उसकी एक्शन अफेक्ट होगी, उसकी एक्शन कम हो जाएगी बॉडी में, और हम चाहते हैं पेनिसिलिन की एक्शन बॉडी में लंबे समय तक रहे, क्योंकि पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है और एंटीबायोटिक होने के नाते इसका हम इन्फेक्शंस में यूज़ करते हैं. तो यहाँ पे प्रोबेनिसिड इज़ डबली यूजफुल, इसका ड्यूअल पर्पस है ना. तो इसलिए प्रोबेनिसिड को पेनिसिलिन के साथ दिया भी जाता है टू इंक्रीज द एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, एंड गाउट के पेशेंट्स में भी दिया जाता है टू कॉज एक्सक्रीशन ऑफ यूरिक एसिड. इसके अलावा ये तो थे हमारे मेन किडनी के एक्सक्रीशन वाले पॉइंट्स. अब व्हाट आर द फैक्टर्स विच कैन अफेक्ट दिस रीनल एक्सक्रीशन? तो फैक्टर्स में देखो, मॉलिकुलर साइज एक बार रिकैप कर लेते हैं. मॉलिकुलर साइज, अगर मॉलिकुलर साइज बड़ा होगा तो ड्रग नहीं फिल्टर होगी. प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग, अगर ड्रग प्लाज्मा प्रोटीन बाउंड है तो फिल्टर नहीं होगी. देन मॉलिकुलर साइज हो गया, प्लाज्मा प्रोटीन बाइंडिंग होगी. रीनल ब्लड फ्लो अच्छा होगा तो किडनी वो अच्छे से फिल्टर होगा. देन आयोनाइजेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, राइट. pH of the urine is important, and then diseases, अगर किडनी में कोई प्रॉब्लम है, किडनी डिसीज़ है, यूरेमिया है, तो फिर इट विल अफेक्ट द फिल्ट्रेशन. अब आते हैं हम नॉन रीनल रूट्स ऑफ एक्सक्रीशन पे. तो इसमें एक रूट जो आफ्टर किडनीज विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इज़ द बिलियरी रूट. तो क्या होता है कि बाइल जूस हमें पता है हेपेटिक सेल्स ऑफ द लिवर से बनता है, एंड देन दिस बाइल जूस इज देन secreted or excreted into the intestine. अब इस बाइल जूस में 90% ऑफ द बाइल एसिड जो है अगेन रीअब्जॉर्ब होता है एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड बैक टू द लिवर, ये हमें पता है. तो बहुत सारी ड्रग्स जो कि लिवर में मेटाबोलाइज हो रही हैं, वहाँ से वो बाइल में निकलती हैं, एंड बाइल के थ्रू फीसिस में जाके फिर वो एक्सक्रीट होती हैं. लेकिन क्या हो रहा है, अब बाइल एसिड वापस से रीअब्जॉर्ब होता है तो ये ड्रग्स भी रीअब्जॉर्ब हो जाती है, और कुछ मेटाबॉलिज्म जो इंटेस्टाइन में होता है वहाँ से फिर से रीअब्जॉर्ब होके ये लिवर में आती है, और लिवर में फिर से मेटाबोलाइज होती है, फिर वापस सर्कुलेट होती हैं. ये सर्कुलेशन बिटवीन लिवर, बाइल, इंटेस्टाइन एंड बैक टू द लिवर ये चलता है. नाउ दिस इज कॉल्ड एज एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन. और ये एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है. क्यों है? क्योंकि जो ड्रग्स इस एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन में रहती हैं, मतलब वापस रीअब्जॉर्ब होती हैं, फिर इफेक्ट करती हैं, इम्पैक्ट लाती हैं, फिर मेटाबोलाइज होती हैं, फिर वापस से एक्सक्रीट होती हैं, तो ये ड्रग्स की लाइफ जो है लॉन्ग होती है, इनका इफ़ेक्ट लंबे समय तक आता है, और ये बॉडी के लिए बेनिफिशियल होता है. तो एंटेरोहेपेटिक सर्कुलेशन इज़ समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड. और इसमें जो दवाइयाँ जैसे विटामिन्स हैं, फॉलिक एसिड है, लिपिड सॉल्युबल ड्रग्स होती हैं, OCPs हैं, रिफैम्पिसिन है, ये सब दवाइयाँ.
तो ये सब दवाइयाँ जो एंट्रोहेपेटिक रिसर्कुलेशन से निकलती हैं तो ये हमारे लिए बेनिफिशियल होती है। फिर दूसरे और रूट्स हैं जैसे पल्मनरी एक्सक्रीशन, तो जो हमारे गैसेस होती हैं, लिक्विड विच आर टर्न इनटू गैसेस, प्लस inhalational anesthetics and lot of other drugs, they are actually excreted out through the alveoli. ठीक है, तो ये वाली ड्रग्स हमारे एल्वेलाई से निकलती है। अल्कोहल भी एक बहुत इंपॉर्टेंट सब्सटेंस है जो कि इनहेलेशन रूट से एक्सक्रीट होता है, एंड दैट इज़ वाई अल्कोहलिज्म चेक करने के लिए पुलिस यूजेस दी ब्रेथ एनालाइजर, क्योंकि वो ब्रेथ में अल्कोहल की क्वांटिटी से वो एस्टिमेट करते हैं कि ब्लड में कितना कॉन्सेंट्रेशन होगा। Then other route of excretion are through saliva, then through sweat, through skin. These are the other routes of excretion. तो ये तो था हमारा part related to the excretion. The next part that we are going to discuss is the elimination kinetics.